नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में कल की क्लास से अपनों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही रुचि का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ। विभिन्न प्रकार के जो अधिगमकर्ता होते हैं उनको अपनों ने विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा था। तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर सामान्य से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आगे निकल जाए वो भी विशिष्ट है, क्योंकि सामान्य बालक के अनुसार तो वो भी व्यवहार नहीं कर रहा। जो पीछे छूट जाए वो भी विशिष्ट बालक है, क्योंकि सामान्य बालक के अनुसार तो वो भी व्यवहार नहीं कर रहा। तो अपनों ने वहां पर 4 आधारों पर वर्गीकरण भी किया था: शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक। इन 4 आधारों पर अपनों ने सभी विशिष्ट बालकों को बांटकर पढ़ा था। और अब अपन आते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में आपके प्रतिभाशाली और पिछड़े दोनों प्रकार के बालक रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की। तो आज की क्लास अपनी रहेगी विशिष्ट बालकों में जो भेद किए गए थे, उनमें मानसिक रूप से जो भेद किए गए थे उनमें अपनों ने प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मंदबुद्धि 3 प्रकार के बालक देखे थे। तो उन्हीं में से ही अपने को प्रतिभाशाली बालक का अध्ययन आज करना है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं क्लास की। प्रतिभाशाली बालक, किसे कहेंगे प्रतिभाशाली बालक? देखिए, ये ऐसे बालक हैं जो भीड़ से अलग होंगे, जो अलग से बालक होंगे, जिनकी क्षमता अलग होगी, जिनकी ग्रहण करने की क्षमता, प्रस्तुतिकरण की क्षमता, सब तरीके से ये बालक अलग होंगे। तो उन्हीं बालकों को अपन क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली सामान्यतः अपन बुद्धि लब्धि के आधार पर निश्चित करते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल 130 प्लस हो जाता है उनको सामान्यतः अपन मान लेते हैं। कौन से में मान लेते हैं? प्रतिभाशाली बालकों में मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई अपने समूह है या कक्षा में या कक्ष के दौरान बालक यदि उच्च प्रतिभा का प्रदर्शन करता है तो वहां पर वह बालक प्रतिभाशाली बालक ही माना जाएगा। तो इस संबंध में अपन क्या लिख सकते हैं, अपन क्या देख सकते हैं? देखिए, यहां पर अपन देख सकते हैं कि भाई प्रतिभाशाली बालक से आशय है कि प्रतिभाशाली बालक से आशय है कि मतलब प्रतिभाशाली अपन उस बालक को कहेंगे जो क्या करेगा, जो अपने समूह है, जो भी उसका समूह है, अपने समूह है अथवा कक्षा में जो अन्य बालक हैं, कोई भी अन्य जो बालक हैं उसकी तुलना में अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो प्रतिभाशाली बालक से आशय है कि जो अपने समूह है अथवा कक्षा में अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो वो बालक किस में जाएगा? वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, ये बालक जरूरी नहीं है कि शैक्षिक क्षेत्र में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा का प्रदर्शन ये बालक कर सकते हैं।
तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं इन बालकों के लिए कि ये बालक केवल शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं, कोई भी क्षेत्र जिनमें इनकी रुचि हो, नृत्य हो सकता है, नृत्य में कुछ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं, संगीत होता है तो संगीत में भी लता मंगेशकर को याद कीजिए, आप उनको प्रतिभाशाली बालक या विशिष्ट बालक ही तो मानेंगे, हालांकि वो अब बालक नहीं है, परंतु अपने समय में तो वो बालक ही थे, तो अपन उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। नृत्य के क्षेत्र में देखें तो बहुत सी नृत्यांगनाएं नृत्यकार हैं जो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ तो हमारे लोक जो नृत्य हैं उनमें भी महारत हासिल है। तो वो सारे के सारे भी किसमें जाएंगे, प्रतिभाशाली में जाएंगे। टेक्निक्स के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में भी बहुत से प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें नेतृत्व की पावर बहुत अधिक होती है। मोदी जी को आप ले लीजिए, हाँ, जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, शायद उसमें नेतृत्व की पावर बहुत ज्यादा होगी, क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तो उनको आप क्या कहेंगे? अगर कोई इतना बड़ा नेतृत्व, एक देश भर का नेतृत्व संभाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिभाशाली बालक ही होगा। अगर प्रतिभाशाली बालक नहीं है, उसकी प्रतिभा नेतृत्व के क्षेत्र में नहीं है, तो हर एक बच्चा ही प्रधानमंत्री बनने लग जाएगा ना, तो हर एक बच्चा नहीं बनता। और अपनों ने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। कलाम जी को याद कीजिए आप, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, और उनके लिए अपन ये भी मान सकते हैं कलाम जी के लिए कि परिस्थितियां भी नहीं थी। परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन किया कि अपन मान सकते हैं कि एक प्रतिभाशाली बालक ही ऐसा कर सकता है, हर कोई बच्चा कलाम नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि भाई यह जो केवल है वो, या अपन यूं लिखे, ये केवल शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं, नृत्य, संगीत, तकनीक, नृत्य हो गया, संगीत हो गई, तकनीकी का क्षेत्र हो गया, अपन नेतृत्व का क्षेत्र भी मान सकते हैं तथा नेतृत्व। अब सब में ये क्या करते हैं भाई, सब में ये प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो आदि अनेक क्षेत्रों में ये बालक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये केवल शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, तकनीकी हो गई, नेतृत्व हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में ये बालक प्रतिभाशाली रहते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देती हूँ कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से 140 के लगभग होती है। तो इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 से 40 के लगभग होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करेंगे परिभाषाओं की। तो देखिए, स्किनर व हैरीमैन ने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, उनकी अपन बात करते हैं कि भाई प्रतिभाशाली बालक वास्तव में होते क्या हैं। या फिर अपन यूं कहें कि स्किनर या हैरीमैन के अनुसार
प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे स्किनर व हैरीमैन। क्या किया इन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% प्रतिभाशाली जो बालक हैं वो क्या होते हैं, क्या या किस में आते हैं, तो उन 1% बालकों के लिए प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है, जो क्या, जाहिर सी बात है कि बुद्धिमान होंगे। अब वो जो बुद्धिमान बालक होंगे, या फिर अपन यूं कहें कि जो सबसे बुद्धिमान होंगे, सबसे बुद्धिमान होंगे। ये बात किसने कही अभी? ये बात कही है स्किनर व हैरीमैन ने। तो स्किनर व हैरीमैन ने कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे बुद्धिमान होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक चीज और देख लेते हैं, हालांकि वो कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। क्रो व क्रो का मत देखते हैं। देखिए, क्रो व क्रो एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने प्रतिभाशाली जो बालक थे उनको 2 भागों में बांटा। अब कौन कौन से 2 भागों में बांटा, उस चीज को अपन यहां पर देखते हैं। तो देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको क्रो व क्रो के अनुसार क्रो व क्रो के अनुसार, तो क्रो व क्रो ने क्या कहा है कि इन्होंने क्रो व क्रो के अनुसार यदि अपन देखें तो इन्होंने प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के, इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में वो उन बालकों को भी इन्होंने प्रतिभाशाली में रखा है। सामान्य तौर पर तो वही बालक आएंगे जो 130 आईक्यू लेवल से अधिक होंगे, यानी बुद्धि लब्धि उनकी 130 से प्लस होगी। तो कुछ बालक तो ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ स्किल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते हैं या उपलब्धि हासिल करते हैं। तो उन दोनों को अलग अलग करके इन्होंने किया है। तो यहाँ पर अपन 1 नंबर में किसको शामिल करेंगे? इन्होंने ऐसे बालकों को शामिल किया है 1 नंबर में, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल या जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, तथा जो ये बालक क्या होते हैं? सामान्य जो बालक होते हैं उनसे हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, तथा वे सामान्य
दर्जे के बालकों में या बालकों से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बाद में बात करते हैं आगे। दूसरे भेद में उन्होंने दूसरे प्रकार में किसको शामिल किया है? तो जो दूसरा प्रकार बताया है उनमें इन्होंने कहा है कि वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों कि वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों, और विशिष्ट क्षेत्र मैंने आपको बताया कि भी स्किल्स में कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कला हो सकता है, अभिनय हो सकता है, तो वहां पर अपन कह सकते हैं विशिष्ट क्षेत्रों में कला अभिनय भी आ सकता है, इसके साथ साथ संगीत भी आ सकता है, खेल भी आ सकता है। तो संगीत, खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आएंगे जो विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपनों ने स्किनर व हैरीमैन का मत देखा। उन्होंने 1% बालकों को ही जो बहुत अधिक बुद्धि लब्धि रखते हैं उनको शामिल किया है। क्रो व क्रो ने 2 प्रकार के जो बालक होते हैं उनको, जो सामान्य से श्रेष्ठ होंगे, उनको भी प्रतिभाशाली बालकों में रखा है, श्रेणी में रखा है, जो 130 से प्लस IQ लेवल रखेंगे। और उसके बाद दूसरे क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला संगीत अभिनय के क्षेत्र की बात करें तो उनमें यदि वो अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, तो उनको भी अपन किस में शामिल करेंगे? उनको भी अपन प्रतिभाशाली बालकों में शामिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं टर्मन का मत। टर्मन के अनुसार टर्मन भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। बुद्धि के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो इन्होंने क्या कहा है? प्रतिभावान बालक, शारीरिक विकास। अब प्रतिभावान यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो सब में वरिष्ठ होते हैं, सब में अच्छे होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज ले लो, चाहे वो शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि या व्यक्तित्व है। तो इन्होंने इन 4 चीजों को शामिल किया है। तो प्रतिभावान बालक शारीरिक, जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो क्या होते हैं? शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि में भी होंगे और इसके साथ साथ व्यक्तित्व में भी। बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। तो वो क्या होते हैं? बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ
होते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले विद्वान की। देखिए, टर्मन के साथ एक विद्वान और मिले थे, मैरिल, जिनके साथ भी इन्होंने एक परिभाषा दी थी। इन दोनों का मत समान था, टर्मन और मैरिल के अनुसार। तो अपन टर्मन व मैरिल के अनुसार देखें तो इन्होंने सीधी सी बात कही है कि 140 से या 140 जो बुद्धि लब्धि है उससे ऊपर, 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले, यानी इससे 140 से प्लस जितना जिसका भी आईक्यू माना जाएगा वो बच्चे क्या माने जाएंगे, ऊपर वाले जो बालक प्रतिभावान बालक कहलाएंगे। तो ये है टर्मन और मैरिल के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले जो बालक है ना वो प्रतिभावान बालक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पर अपनों ने 4 विद्वानों के मत देख लिए, वैसे तो 3 ही मान सकते हैं अपन, परंतु फिर भी 4 विद्वानों के मत देख लिए। सबसे पहले स्किनर व हैरीमैन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यूं कहा कि भाई 130 से ऊपर वाले जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे, प्रतिभावान बालकों में। उन्होंने जो 130 प्लस वालों के लिए जो संख्या काम में लिए वो लिए 1% बालक, यानी जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले 1% बालक होंगे वो ही प्रतिभावान बालक कहलाएंगे। ये बात किसने की है, स्किनर व हैरीमैन ने। उसके बाद क्रो व क्रो ने 2 प्रकार के बालकों को शामिल कर लिया। उसके बाद टर्मन ने जो बात की है उसमें टर्मन व मैरिल वाला मत मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। इन्होंने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अपन देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं पहले मैं लिख देती हूं, उसके बाद अपन इन सभी विशेषताओं को समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो शारीरिक व मानसिक स्वस्थ बालक, यानी जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होंगे वो किस में जाएंगे, प्रतिभाशाली बालकों में जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई, सबसे पहली बात तो प्रतिभा यदि है तो वो बालक यानी प्रतिभावान जो बालक है वो हर दृष्टिकोण में सक्षम होता है। हालांकि प्रतिभा का प्रदर्शन एक ही क्षेत्र में हो पाता है, परंतु उसको सभी चीजों से संबंधित नॉलेज होता है। उसका आईक्यू लेवल, उसकी ग्रहण करने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि आप यदि नए क्षेत्र में भी उसे लेकर जाओगे तो वो कुछ न कुछ निकाल कर लाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो शारीरिक व मानसिक स्वस्थ बालक है उनको अपन किस में लेकर जाएंगे, प्रतिभाशाली बालकों में लेकर जाएंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें कि व्यापक शब्द भंडार, इनके पास शब्द भंडार बड़ा व्यापक है, बहुत गजब का है। होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, वो पकड़ते बहुत अच्छा है। तो वो हर एक जगह से कुछ न कुछ शब्द ले आते हैं और इस तरीके से उनका शब्द भंडार बढ़ जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें आगे तो अन्वेषण की
अन्वेषण की प्रवृत्ति। उसके बाद यदि अपन बात करें तो विषय का सार गर्भित ज्ञान। आगे यदि अपन बात करें तो स्वतंत्र निर्णय शक्ति। स्वतंत्र निर्णय शक्ति। उसके बाद नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की पावर जो है, लीडरशिप की जो पावर है वो आ जाएगी। उसके बाद अपन बात करें अमूर्त विषयों में रुचि भी इसी के अंतर्गत जाएगी। तो यहां पर जो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो इसके लिए रुचि भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सकारात्मक सोच जाएगी। सकारात्मक सोच। और उसके बाद अंतिम नहीं है, आगे यदि अपन बात करें तो कठिन विषयों में रुचि। पहले अपन इनको समझ लेते हैं। प्रतिभावान बालकों की और भी अधिक अलग अलग विशेषताएं हो सकती है, परंतु यहां पर अपन बात करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही अच्छी बुद्धि लब्धि रखता है। यानी स्वस्थ शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह बालक मानसिक रूप से भी अपना 100% दे पाएगा। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह मानसिक रूप से अपना 100% नहीं दे पाएगा और इस कारण उसका बालक उस अनुसार नहीं हो पाएगा जिस अनुसार प्रतिभाशाली बालक का होना चाहिए। तो इसलिए प्रतिभाशाली बालक के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। या फिर मैं यूं कहूं कि वे ही बालक प्रतिभाशाली बन सकते हैं जो शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ हों। व्यापक शब्द भंडार, उनकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वो जहां भी जाते हैं शब्दों को ग्रहण करते जाते हैं, तो इसलिए इनका शब्द भंडार व्यापक रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्वेषण की प्रवृत्ति। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना या शोध करना। तो ऐसे बालक सदैव किसी न किसी तथ्य की खोज में रहते हैं, किसी न किसी तथ्य की अन्वेषण में रहते हैं। उनको सदैव इस प्रकार की इच्छा बनी रहती है कि उनको कुछ न कुछ नया मिले। तो इसलिए अन्वेषण की प्रवृत्ति जो है वो भी किसमें अधिक मानी जाएगी? प्रतिभाशाली बालकों में। और वो अन्वेषण करते रहते हैं तो इसलिए वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं, नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं और इसीलिए वो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो विषय का सार गर्भित ज्ञान। प्रतिभाशाली बालक कभी भी विषय को ऊपर से पढ़कर नहीं छोड़ेगा, वो उसका सार जानना चाहेगा, वो उसका अंतर यानी अंदर की चीजों को ग्रहण करना चाहेगा, गूढ़ चीजों को ग्रहण करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अमूर्त विषयों में रुचि होती है। अमूर्त का मतलब होता है कि जो दिखाई नहीं दे रही, पर्दे के पीछे की बात जानने की लालसा जितनी प्रतिभाशाली बालक में है उतनी अन्य बालकों में नहीं होती। यहां पर अपन कह सकते हैं कि काफी बार आप किसी भी लेख को देख लीजिए, निबंध को देख लीजिए, तो सामान्य से शब्द होते हैं, उनके पीछे एक नई चीज होती है। तो प्रतिभाशाली बालक उस सामान्य चीज को पढ़ते हुए उस नई चीज को यानी उसके पीछे के भावार्थ को निकालने में ज्यादा रुचि रखता है। तो जो भावार्थ है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अमूर्त कहते हैं। तो इसलिए अपन यहाँ कह सकते हैं कि भाई प्रतिभाशाली बालकों की अमूर्त विषयों में रुचि होती है, साथ साथ ये विषय का सार गर्भित ज्ञान चाहते हैं।
वे चाहते हैं कि विषय का सार रूप या सारांश उन्हें मिले, उन्हें प्राप्त होता रहे। उसके बाद अपन बात करते हैं स्वतंत्र निर्णय शक्ति। पहली बात तो इनमें निर्णय लेने की पावर ही अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। दूसरी बात, ये निर्णय क्षमता रखते हैं और इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि उन्हें उनके निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्रदान की जाए। वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई किसी की भी अपन निर्णय को स्वीकार कर लें वैसा का वैसा और उसी प्रकार से अपन काम करना चाहेंगे। नहीं, ये उस प्रकार से काम नहीं करेंगे। ये खुद के निर्णय खुद लेंगे और खुद के अकॉर्डिंग काम करेंगे और इसीलिए वो हटकर काम कर पाएंगे। यदि जो किसी ने कहा है उसी के अनुसार वो और इस प्रकार से कार्य करने लगते हैं, हूबहू वो की वो बात कहने लग जाते हैं, तो अपन मानते हैं कि वहां पर प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रतिभाशाली बालक सदैव स्वयं का निर्णय लेते हैं, उस निर्णय पर चलने और निर्णय भी उनके हटकर होते हैं। सामान्यतः किसने सोचा था कि अग्नि की उड़ान या अग्नि बनाना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा था। तो जो मिसाइल मैन है वो लेकर आए, क्योंकि वो प्रतिभाशाली थे, उनकी निर्णय की पावर अलग थी, उनकी सोचने की पावर अलग थी। उसके बाद यदि अपन बात करें तो नेतृत्व की क्षमता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पिछली क्लास में भी अपनों ने बात की थी कि भी लीडरशिप की जो पावर है वो आसान नहीं है। सामने वालों को समझना पड़ता है, उनके मस्तिष्क को पढ़ना पड़ता है। और जब आपने सामने बैठे लोगों के मस्तिष्क को पढ़ लिया है तो आप क्या करेंगे? तब आप उनके मस्तिष्क को पढ़ते हुए, उनके मस्तिष्क को समझते हुए उस संबंध में ही नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व जब करते हैं तब जो बड़ी भीड़ होती है उनको सभी को साथ लेकर चलना होता है और उनके सामने अपने आप को इस रूप से प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना होता है कि वो सभी के सभी आपके साथ चल पड़े। तो ये पावर भी एक प्रतिभाशाली बालक में ही आ सकती है। उसके बाद यदि बात करें तो सकारात्मक सोच, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। यदि कोई नकारात्मक सोचता है तो उसका ध्यान भटका रहता है और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सदैव आप भी सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच है तो आपको सभी चीजें अच्छी दिखाई देगी, सत्य दिखाई देगी। और यदि आप सभी चीजें अच्छी रूप में देख रहे हैं, सत्य के रूप में देख रहे हैं, तो आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, कभी भी आप हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। तो इसलिए सदैव आप आगे बढ़ते रहेंगे। कठिन विषयों में रुचि, हाँ, 5वीं क्लास चल रही है, उसमें एक 10 प्रतिभाशाली बालक बैठे हैं। हालांकि नहीं, 5वीं क्लास चल रही है और ये जो 5वीं क्लास है ना, 5वीं क्लास, इसमें 10 बच्चे तो क्या है मंदबुद्धि है, 10 बच्चे ही सामान्य हैं और 2 बच्चे प्रतिभाशाली है। अब जो शिक्षक इस क्लास में पढ़ाएगा तो वो तो सभी के लेवल का पढ़ाएगा। ये तो है नहीं कि बहुत ही कठिन चीजें बताने लग जाए। अगर हद से ज्यादा कठिन चीजें बताने लग जाए तो ये दोनों के दोनों यानी 20 बच्चे पीछे छूट जाए। तो इसलिए शिक्षक क्या करता है, सामान्य लेवल को लेकर चलता है। जब बहुत सामान्य लेवल होता है तो प्रतिभाशाली बालक यहाँ पे परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग चीज चाहिए, उसे हटकर चीज चाहिए और उसको कठिन चीजें चाहिए जिसमें उसे रुचि आती है। और जब उसे कठिन विषय नहीं मिलता, कठिन चीजें नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो कहीं पर किसी की पुस्तक फाड़ेगा, कहीं पर किसी के बैग को उठाएगा। तो इस प्रकार से वो बच्चा शैतानी करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक पढ़ा रहे वो उसे आता है। सामान्य चीज यदि शिक्षक बता रहा है तो वो चीज तो उसे आती है, तो जो आती है उसके लिए वो फिर क्या करता है, उसमें ध्यान ही नहीं देता। और जब उसमें ध्यान नहीं देता तो फिर वो इधर उधर की बातों में ध्यान देने लग जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई प्रतिभाशाली बालक की कठिन विषयों में रुचि अधिक होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे।
आगे और कौन कौन सी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालक की हो सकती है? देखिए, इसके साथ साथ अपन एक बात और बताएं। देखिए, आत्म सम्मान के साथ साथ आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का सम्मान, ये आत्मविश्वासी होते हैं बालक। अपने आप पर इन्हें विश्वास होता है। ये बालक ऐसे नहीं है कि हर किसी पे भरोसा कर ले, और ये ऐसे भी नहीं होते कि किसी ने भी इनको भड़काया और ये उसके पीछे चल पड़े। ये बालक अपने आप पर विश्वास करके चलते हैं, और अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं, अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। तो ये सदैव कहते हैं ना कि अब कुछ बच्चों को कहते हैं कि भाई आप ये काम करो, तो कहते हैं कि ये हम अकेले कैसे करें, सब करे तो करें। प्रतिभाशाली बालक सदैव अकेला चलता है, परंतु जब आगे चला जाता है तो भीड़ उसके पीछे आ जाती है। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है। ये आत्मविश्वासी होते हैं। कोई भी हल्का सा कम आत्मविश्वासी बालक उस प्रतिभाशाली बालक के सामने जाता है तो उसके आत्मविश्वास को ये बदल कर रख देते हैं, हिला कर रख देते हैं। क्योंकि खुद में तो आत्मविश्वास भरा हुआ होता है इनके। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये आत्मविश्वासी होते हैं, साथ साथ ये दूसरों का सम्मान भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये किसी को भी बेइज्जत कर दें। इसका कारण होता है इनकी सकारात्मक सोच। ये सदैव सकारात्मक सोचते हैं, और जब सकारात्मक सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें दूसरों के प्रति सम्मान की भावना होगी, दूसरों के प्रति असम्मान की भावना, या फिर अपन यूं कहें कि दूसरों के प्रति वैर या दुश्मनी या द्वेष की भावना इनमें नहीं मानी जाएगी। आगे यदि अपन बात करें तो इन बालकों में जो है वो ये इन बालकों को एक बार किसी कार्य को बता दीजिए आप। जैसे कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, एक प्रतिभाशाली बालक को बुलाइए और उस बालक को समझा दीजिए कि तुम्हें इस प्रकार से ये काम ऐसे ऐसे करना है। यदि आपने वहां पर ये चीजें समझा दी तो वहां पर फिर जो ये बालक है वो कार्य पूरा करके लाते हैं। ये ऐसे नहीं है कि बार बार आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कैसे करें। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूं कि इन्हें परामर्श की कम आवश्यकता रहती है। इन्हें परामर्श की आवश्यकता नहीं रहती। परामर्श की का मतलब है कि इन्हें ज्यादा कुछ निर्देश देने की आवश्यकता नहीं रहती, ये कार्य को संभाल सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए इनमें तीव्र तर्क शक्ति होती है। तर्क करने की पावर बहुत अच्छी होती है। ये मैंने आपको बताया था कि ये सहर्ष या आसानी से किसी के भड़कावे में नहीं आते, किसी के बुलावे में, क्योंकि अपने आप पर विश्वास लेते हैं, करके चलते हैं। जब अपने आप पर विश्वास करके चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जब भी किसी निर्णय लेते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं तब ये सोचते हैं, तब ये विचारते हैं, तर्क करते हैं कि ये क्या सही है। अब ये नहीं है कि ये अपने आप से ही तर्क कर रहे हैं, अपने आप से भी तर्क करते हैं कि हाँ कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, मुझे किस चीज को लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये दूसरों के साथ भी तर्क करते हैं।
मैंने कहा ना, आसानी से किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। तो आसानी से किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, तर्क के माध्यम से स्वीकार करते हैं। ये अन्य बच्चों के साथ तर्क करते हैं, और तर्क के माध्यम से यदि किसी बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर है तो ये उसके विचार को बदल देते हैं, जबकि अपना विचार वो बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि तीव्र तर्क शक्ति इनमें होती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो ये बालक अनुशासन प्रिय होते हैं। इन बालकों को आप कह दीजिए कि भाई आपको इस समय आना है, वो पहुंच जाएंगे। यूनिफॉर्म में आना है, कॉलेज यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, वो आ जाएंगे। वो कभी भी, क्योंकि वो सकारात्मक सोच रखते हैं, वो दूसरों का सम्मान करते हैं, तो वो उनके सम्मान में जो बड़े हैं, जो भी अनुशासन के नियम बनाएंगे, वो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके सम्मान में वो सहर्ष उन नियमों का पालन कर लेते हैं। तो इसलिए वो अनुशासन प्रिय होते हैं, उनको अनुशासन भी पसंद आता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, ये जो बालक होते हैं वो धैर्यवान भी होते हैं। धैर्यवान का मतलब हो गया कि धीरज रखने वाले होते हैं। ये नहीं कि छोटी सी बात पर भड़क गए, छोटी सी बात पर शोर मचाने लगे, लड़ाई करने लगे, नहीं। ये बालक है वो तर्क करेंगे, और तर्क के माध्यम से यदि वो सही है तो ये दूसरे की बात नहीं मानेंगे, परंतु ये धैर्य रखेंगे। किसी के का भी ये नहीं है कि उग्र रूप से वहीं पर विरोध करने लग जाए। ये आसानी से सुन भी लेते हैं और मान भी लेते हैं। इसके साथ साथ इनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है, बुद्धि लब्धि स्तर जो होता है वो इनका उच्च होता है। तो ये जो प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्ति की क्षमता रखते हैं, वो बहुत उत्कृष्ट कोटि की रखते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि इनका बुद्धि लब्धि स्तर है वो बहुत अच्छा होता है। अपन ये कह सकते हैं, जैसे अपनों ने परिभाषाएं देखी, अनेक विद्वानों की परिभाषाएं, जिसमें अपनों ने स्किनर व हैरीमैन को देखा, तो 1% लोग जो बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान की परिभाषा कैसे होगी, कैसे तय की जाएगी? आईक्यू लेवल द्वारा, बुद्धि लब्धि द्वारा ही तय की जाएगी। अब बुद्धि लब्धि का स्तर उनका ऊंचा है, उनका यदि बुद्धि लब्धि का स्तर ऊंचा है तो जाहिर सी बात है कि वो बालक प्रतिभाशाली है। बुद्धि लब्धि के स्तर से है, अपन ये भी ले सकते हैं कि इन बालकों को एक बार एक चीज बतानी होती है, बार बार बताना नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये एक बार अगर किसी विषय वस्तु को समझा दिया तो वो ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर उनको हर जगह नई चीज चाहिए होती है, हर जगह उनको कठिनता का स्तर चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि हर जगह कठिन स्तर को ढूंढते हुए, हर जगह आगे बढ़ते हुए, ये अपने निर्णय या फिर अपन यूं कहे कि प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये थी प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें अपनों ने महत्वपूर्ण रूप से देखा कि भाई ये आत्मविश्वासी होते हैं, ये अपने आप का सम्मान करते हैं। यहाँ पर आत्मसम्मान आया ना, तो आत्मविश्वासी भी कर लो, आत्मविश्वासी। ये बालक आत्मसम्मान यानी अपने आप को सम्मानित रखते हैं, अपने आप का सम्मान चाहते हैं, साथ साथ ये अपने आप पर विश्वास भी रखते हैं, ये दूसरों का भी सम्मान करते हैं, साथ साथ धैर्यवान होते हैं। यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों की परामर्श की जो क्षमता होती है, परामर्श लेने की क्षमता, उसमें यदि अपन कहें तो एक बार परामर्श दे दो, काम पूरा हो जाएगा। यानी ये बच्चे बार बार परामर्श नहीं मांगते। इनकी तर्क करने की क्षमता, आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। अगर अपन यूं कहें कि जो क्विज कंपटीशन होता है या फिर कोई भी प्रतियोगिताएं होती है तो उनमें ये हिस्सा ज्यादा लेते हैं, खासतौर से तर्क करने वाली प्रतियोगिताओं में। अनुशासन पसंद होते हैं, और इसके साथ साथ बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल जो है वो तो उच्च स्तर का होता ही है, वो अब मैं देख चुके हैं। तो ये थी
ये थे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, उनकी किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, किन किन विद्वानों ने उन्हें किन भागों में बांटा है, साथ साथ कौन कौन सी विशेषताएं मानी जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने इस क्लास में देखी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।